हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीडियो में जैसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि पेयरिंग हो रहा था। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा, एक झलक हो गई थी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज उसके बारे में इलॉबरेट करके स्टडी करेंगे कि क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कई सारी समस्याएं थी। जैसे ट्रांजिशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, पेयरिंग कब हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में चर्चा होगी, जो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों को दूर करके एक नया थ्योरी दिया गया था। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखिए दिया कौन था, एच बेथे एंड वी ब्लैक साहब, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था। पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो पहले पॉइंट में बताया कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड सराउंड करता है, उसके वजह से होता है। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चर्चा की कि जो बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच का, उनका नेचर कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है। और वहां जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग चर्चा किए थे, वहां बताए थे कि उनके हिसाब से जो बॉन्ड था वो कैसा था, कोवैलेंट नेचर का। तो यहां प्योरली कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो जिसमें से जो मेटल है वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का वर्क कर रहा है, मेटल अब पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं मेटल। और जो लिगेंड होता है वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे होता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होगा, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होकर के बॉन्ड बनता है। तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, वहां बताया गया कि जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है वो कौन मेटल बताता है, मेटल एग्जिस्ट करता है पॉइंट पॉजिटिव की तरह, और लिगेंड एग्जिस्ट करता है किसकी तरह, पॉइंट नेगेटिव की तरह। चलिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज आया है कि इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, मतलब जब तक लिगेंड फील्ड अप्रोच नहीं किया है मेटल को, तब तक जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे 5d ऑर्बिटल्स है तो पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उन सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब कोई भी, जैसे 2 ऑर्बिटल हो, 3 ऑर्बिटल हो, 4 5 जितने भी ऑर्बिटल्स हो, अगर सारे की एनर्जी सेम है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर देखिए नेक्स्ट है, नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर अरेंजमेंट डिटरमाइन द क्रिस्टल फील्ड, कि कितने लिगेंड्स हैं और किस तरीके से वो रीअरेंज है, अरेंजमेंट है उनका, वो डिसाइड करता है कि क्रिस्टल फील्ड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर ड्यू टू दैट, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या होता है, वो जैसे ही अप्रोच करता है मेटल को, तो जो डी ऑर्बिटल्स अभी तक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, वो सब क्या हो गए, स्प्लिट कर गए, मतलब टूट गए, 2 भागों में टूट गए। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब जो ऑर्बिटल थे डी के, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी ब्लॉक के, अभी खोल करके बताते हैं पूरा कैसे होता है स्प्लिटिंग। तो 5 ऑर्बिटल्स थे, वो क्या करके स्प्लिट हो गए, मतलब दोनों टाइप के, जैसे 2 टाइप के भी ऑर्बिटल होंगे, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग हो गई। तो वो अलग अलग एग्जिस्ट करने लगे, कि उनकी एक की एनर्जी ऊपर, एक की एनर्जी नीचे, कम है ज्यादा है, तो उस तरीके से वो स्प्लिट अप कर गए, एक सेम एनर्जी में नहीं उपस्थित है। तो उस प्रोसेस, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, स्पेक्ट्रा के बारे में, डी से डी की ट्रांजिशन के बारे में, और कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं इस थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तब आइए चर्चा करते हैं इसके स्प्लिटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, थ्योरी में वर्ड यूज किया गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अभी जो हम लोग स्प्लिटिंग की बात की है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स में आया कि भाई 2 भागों में बट गया, तो एक को नाम दिया गया ईजी सेट, दूसरे को नाम दिया गया क्या, T2G सेट। ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या हो गया, स्प्लिट कर गए। अब ये कहा गया कि काहे ऐसा हो रहा है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 स्प्लिट में हो रहा है, और एक को T2G और एक को EG क्यों बोलते हैं। तो कि T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब क्या होंगे कि 3 एक साथ ऑर्बिटल होंगे, 3 एक साथ क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, मतलब 3 की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ईजी का मतलब होता है डबली डीजेनरेट, मतलब 2 की एनर्जी सेम होगी। अब हम लोग जब बात करते हैं डी की, डी ऑर्बिटल में अलग अलग टाइप के 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स,
dx2 माइनस y2 dz2। अब ये चर्चा हुआ कि ऐसा कौन से दो हैं जो ऊपर गए हैं या जिनकी एनर्जी बढ़ी है, या भी ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो पहले चर्चा करते हैं कि किसकी कम किसकी ज्यादा होती है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो क्यों इसको ईजी में किसको रखा गया, T2G में किसको रखा गया, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो ईजी सेट को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं भैया, एक्सियल ऑर्बिटल्स। मतलब कि जो एक्सिस के पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल। देखिए ये एक्सिस पे प्रेजेंट है या इस तरीके से हो, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो एक्सिस पे अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे। तो दो ऐसे ऑर्बिटल्स थे जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है dx2 माइनस y2 और dz2। वहीं जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, T2G। ये जो T2G होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इसमें dxy, dyz और dzx होता है। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो यही क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अराइज होता है ना कि क्यों भैया ऐसा हुआ कि इनको ईजी में रखा गया, इनको T2G में रखा गया, क्योंकि ये किस में है, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स को अलग रखा गया कंडीशन और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को अलग रखा। अब अलग अलग क्रिस्टल फील्ड में क्या होती है, अलग अलग स्प्लिटिंग होती है, अलग अलग एनर्जी इनकी रिक्वायर्ड होती है कि ये किस तरफ जाएंगे, इनकी एनर्जी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी, या इनकी कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करता है अलग अलग क्रिस्टल फील्ड पे कि टेट्राहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है या स्क्वायर प्लेनर फील्ड है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं एक पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्प्लिटिंग के बारे में कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है। ये क्लियर है ना सबको, T2G और EG सेट। तो आइए देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये देखिए फ्री मेटल आयन है। जब तक अभी हम बोले थे कि जब तक लिगेंड सराउंड नहीं करेगा तो सारे की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहां सारे पांचों ऑर्बिटल क्या है, सेम एनर्जी के है, फ्री एटम। फिर क्या हुआ, जब लिगेंड उनके थोड़े आसपास आए, लेकिन एक तरफ ही है अभी लिगेंड, सारे अलग अलग डायरेक्शन में नहीं गए, अलग अलग एक्सिस की तरफ से नहीं गए कि कहां से किसको अप्रोच करना है, तो तक क्या होगी, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी, लेकिन फिर भी अभी क्या है, एनर्जी सेम है। फिर जब अलग अलग एक्सिस से कॉम्प्लेक्स बनाना है, भैया अगर 6 लिगेंड आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो 6 लिगेंड आ रहे हैं तो वो क्या होगा, अलग अलग अपने जहां जहां से हर एक लिगेंड के ऑर्बिटल्स को मिलता जाएगा, उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन अपना देते जाएगा, तो अलग अलग डायरेक्शन जाएगा। तब तो क्या होगा, तो डी के ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। अभी चर्चा होता है कि डी के ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लिगेंड का होता है, अलग अलग एक्सिस से जब आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लिगेंड, ये डी के ऑर्बिटल्स होते हैं स्प्लिट अप कर जाते हैं, ये ईजी सेट और T2G में। अब ये चर्चा हुआ कि क्यों ईजी वाला ऊपर गया, क्यों ईजी की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और T2G की एनर्जी कम हो गई। तो हम लोग अभी चर्चा की कि जो ये स्प्लिटिंग है, ये जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे ऑर्बिटल्स हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, और जो ये जो है क्या कहते हैं इसको, ईजी सेट है, वो जो एक्सियल ऑर्बिटल है। और जब ऑक्टाहेड्रल का आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां देखेंगे कि क्या होता है, जो सारे जैसे ये देखिए जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो लिगेंड सारे कहां से अटैक करते हैं, एक्सिस के डायरेक्शन में, नॉन एक्सियल डायरेक्शन अटैक नहीं होता है। इसलिए ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि जितने एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी घट जाती है। क्यों होगा कि जब लिगेंड जब एक्सिस से अटैक करेंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल्स और उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मार झगड़ा, एनर्जी बढ़ गई, मार झगड़ा नहीं हुआ तो एनर्जी कम हो। तो झगड़ा होने की वजह से यहां पे एनर्जी इनकी क्या होगी, बढ़ गई। अब जब एनर्जी बढ़ गई तो देखिए जो टोटल स्प्लिटिंग होती है, इस पूरे स्प्लिटिंग जो गैप है, एनर्जी गैप है दोनों के बीच का, उसको डेल ओ से डिसाइड करते हैं और इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों के बीच का अगर अलग अलग गैप देखें तो यहां से बेरी सेंटर, ये जो सेंटर, जिस सेंटर से ये क्या करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, उस सेंटर को बोलते हैं बेरी सेंटर। ये बेरी सेंटर से अगर ऊपर ईजी की देखेंगे एनर्जी गैप तो वो 0.6 डेल ओ का होगा, और T2G का देखेंगे तो 0.4 डेल ओ होता है।
तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है कि पहले फ्री रहता है, फिर उसके बाद मेटल अलग करता है, तो शायद थोड़ी सी एनर्जी बढ़ती है पर सेम रहती है। फिर जब लिगेंड जो है अलग अलग अपना डायरेक्शन से आने लगते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की फॉर्मेशन करने लिए, तो डी के ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं T2G सेट और EG सेट में। क्यों एक्सियल वाले की एनर्जी बढ़ जाती है? क्योंकि एक्सिस से सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एक्सिस से सारे लिगेंड आते हैं, तो एक्सियल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो नॉन एक्सियल होते हैं उनकी रिपल्सन नहीं होती है तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होता है तब अब ये जो CFSE वैल्यू है, ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है कि CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए CFSE वैल्यू का हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए देखिए, CFSE के लिए फॉर्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जैसे अब हम लोग चर्चा कर लिए कि जैसे यहां पे है T2G EG है ना सारा, अब कह दिया कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। D4 कंडीशन है, D4 कंडीशन। अब अलग अलग कंडीशंस में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा, ये सब कंडीशन आने शुरू होंगे। देखिए क्या होगा कि जब हम लोग बात करते हैं D4 की हाई स्पिन, ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हाई स्पिन लो स्पिन। देखिए जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब लीगेंड क्या हो, वीक फील्ड लीगेंड हो। कैसे हो? जो कमजोर लीगेंड हो, तब क्या बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब लीगेंड मजबूत होगा तो वहां क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, तो जब D4 कह दिया हाई स्पिन, मतलब क्या है कि जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे भरेंगे फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। और जब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब स्प्लिटिंग की बात कर लिए, ठीक है, 2 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। अब क्या है कि ये पेयरिंग होता, ऐसा क्यों होता है कि ऊपर चला गया पेयरिंग, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये गैप है डेलो ना। लो स्पिन के केस में क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, जो पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी वो क्या होता है, CFSE से कम हो जाता है। ये जो गैप है ना स्प्लिटिंग एनर्जी, ये गैप से पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। अब पेयरिंग एनर्जी कम हो गई और CFSE की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब ये गैप जो है वो ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम मेहनत ज्यादा करने का काम करेंगे नहीं, कामचोर इंसान, इलेक्ट्रॉन भी कामचोर इंसान, उसको जितने कम एनर्जी लगेगा उसका काम करेगा। तो पेयरिंग एनर्जी कम हो गया लो स्पिन के केस में, तो ये यहीं पे क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है। जैसे D4 केस है हाई स्पिन लो स्पिन, तो ये क्या करेगा, एक यहां भरेगा, फिर चौथा यहां आ जाएगा, पांचवा रहेगा तो यहां आ जाएगा, छठवां रहेगा तब उसके बाद यहां जाएगा। और वहीं हाई स्पिन की बात कर लेते हैं, तो वहां क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाता है और CFSE की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, CFSE की वैल्यू कम, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। तो अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया तो ये यहां पेयर नहीं करेगा, पहले यहां भरेगा उसके बाद यहां जाएगा तब पेयर करेगा। ठीक है, तो कंडीशन जान लीजिए कि पेयरिंग कब होता है, जब CFSE की वैल्यू ज्यादा रहती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम रहती है तो पेयरिंग हो जाएगा, और जब CFSE की वैल्यू कम रहेगी और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर बाद में पेयरिंग होगा। और ये दोनों कंडीशन कब होता है, लो स्पिन के केस में पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, हाई स्पिन के केस में पेयरिंग एनर्जी CFSE से ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अब ये कह दिया D4 हाई स्पिन की बात कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 3 नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग। अब जब नहीं होगी पेयरिंग तब हमको क्या होगा, हमको T2G में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन मतलब 3 प्लस 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन मतलब 1, तो ये हो जाएगा, इंटू करेंगे तो -1.2 प्लस 0.6, तो ये आएगा -0. डेल O। ठीक है, और यही चीज क्या होता है, देखिए DQ के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कैसे, डीजेनरेट कोसेंट के फॉर्म में भी लिखा जाता है। डेल O होता है वो 10 DQ के बराबर होता है, डेल O जो होता है वो 10 DQ के बराबर होता है। तो जो फॉर्मूला हो जाता है वो ये होता है 4 इंटू EG
T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन, ये 10DQ के बात कर लें। तो अगर आप चाहे तो इस तरीके से निकालें, यहाँ पे 0.6 में क्या कर दें, 10 का इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6DQ। तो जब DQ के फॉर्म में निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाइड रहेगा, और डेल O के फॉर्म में निकालेंगे तो वहां 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है CFSE वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ओनली। ये केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर ले। अगर हम यही कह दिए कि D4 ये लो स्पिन हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहीं पे पेयर कर जाता। अब क्या होता कि ये जीरो, जो T2G के इलेक्ट्रॉन है ये 4 हो जाता, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये 0 हो जाता, और ये 1.6 हो जाता। तो जो वैल्यू आता है ये -1.6 डेल होता। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा पेयरिंग नीचे हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, EG सेट में जाएंगे। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये याद रखना है कि पेयरिंग पहले नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी लो स्पिन के केस में कम हो जाती है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए पेयर कर जाता है CFSE से। और जब हाई स्पिन की बात करते हैं वहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहती है, CFSE कम रहता है, तो वो आगे बढ़ जाता है, कूद के दाग जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल केस में स्प्लिटिंग देख सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल केस की जो है CFSE वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की। देखिए स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर देखते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग में बात करते हैं। जब देखिए टेट्राहेड्रल अगर बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये क्यूब है उसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, तो ये जो इस तरीके से होता है ना, यहां इस तरीके से, तो जो टेट्राहेड्रल बनता है ना, ये याद रखे रहिएगा, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जितने भी लिगेंड अटैच है वो सारे लिगेंड्स कहां से आते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से। कहां से आते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक्सिस से कोई लिगेंड नहीं आता है। अब जब पिछला कंडीशन आपको याद है माइंड में कि एक्सिस से आ रहा था तो लड़ रहा था, झगड़ा हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, तो एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जा रही थी, घट जा रही थी नॉन एक्सियल वाले की। अब क्या होगा, जब एक्सिस से नहीं आ रहा है, नॉन एक्सिस से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनसे झगड़ा होगा, तब उनकी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और किसकी कम होगी? एक्सियल वाले की। तो यहां पे क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस के का रिवर्स हो जाता है किसमें भैया? टेट्राहेड्रल में। तो जो पीछे का वो सेम रहेगा, फिर जब स्प्लिटिंग आती है, स्प्लिटिंग की बात आती है, तो वहां क्या होता है, 3 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे रहता है। तो ये T2 जो होता है वो ऊपर हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल से अलग दिखाने के लिए T2 और E का प्रयोग करते हैं। तो ये T2 जो है वो ऊपर चला जाता है, ट्रिपली डीजेनरेट, और डबली डीजेनरेट कहां आ जाता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का ये एक्सियल, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं? नॉन एक्सियल पॉइंट से अप्रोच करते हैं, एक्सिस से अप्रोच नहीं करते हैं। तो जो नॉन एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जो एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसलिए स्प्लिटिंग क्या हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्या? डेल टी। डेल टी बोल देंगे। टेट्राहेड्रल के लिए CFSE की वैल्यू क्या होगी? डेल टी हो गई। अब भाई क्या हुआ, अब इसके लिए तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा CFSE की वैल्यू की। क्या होगा? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या होगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। यहां ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, और ये 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 वाला माइनस हो गया, 0.4 वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। ये अंतर देखिए उल्टा हुआ ना, तो 0.4 वाला प्लस में चला गया, अब 0.6 वाला क्या हो गया? माइनस में आ गया। तो अब जब CFSE की वैल्यू देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। CFSE की वैल्यू अगर देखें तो यहां पे क्या होगा, -0.6 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन और प्लस
एक मिनट, -0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो Eg का इलेक्ट्रॉन माइनस में हो गया, ये 0.6 वाला माइनस हो गया, 0.4 वाला क्या हो गया, प्लस में। अब जैसे हम बात कर लिए टेट्राहेड्रल की, मान लीजिए D6 केस है एक टेट्राहेड्रल का, तो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बनाने लगे तो एक, यहाँ 2 था, 3 ऊपर नीचे, तो 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, Eg में, और 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है। तो यहाँ पे रखेंगे -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3, 3 होगा, तो 6 18, -1.8 प्लस 1.2, तो -0.6 डेल टी। ये जो टेट्राहेड्रल के लिए CFSE आया -0.6 डेल टी। तो इस तरीके से CFSE वैल्यू कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है कि जो CFSE टेट्राहेड्रल था वहां पे प्लस था जो, तो वो -0.6 यहाँ हो गया, -0.6 इंटू Eg प्लस 0.4 इंटू T2G। ये उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस 0.4 इंटू T2G प्लस -0.6 Eg, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं CFSE टेट्राहेड्रल के लिए, CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए आप आसानी से CFSE की कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, जैसे कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है भैया, कोई मतलब नहीं है। ये 3+ कि कॉम्प्लेक्स या 3+, तो उसके लिए आप D का कंडीशन निकाल सकते हैं कि CO का किस में कंडीशन में होगा, CO D762 होता है तो 3+ में है, तो 2s से निकल गया, एक यहां से, तो D6 कंडीशन आ जाएगा, तो उसके लिए निकालेंगे। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, हमेशा क्या बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वीक फील्ड होते हैं, तभी वो टेट्राहेड्रल बनता है। और जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाते हैं 4 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर में, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब लिगेंड कैसे हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा भैया वीक फील्ड लिगेंड रहता है, कमजोर लिगेंड ही टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो निकालेंगे तो पहले लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन एक भरेगा, उसके बाद क्या होगी, तो इस तरीके से आप जैसे कॉम्प्लेक्स करके भी दे दिया, तो उसका D इलेक्ट्रॉन का लास्ट निकालिए कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, चांसेस देखेंगे कि ये भैया, अब जब यहाँ पे CONH3 4 रहेगा, टेट्राहेड्रल की बात है तो 4 रहेगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वहां 6 रहेगा। तो ये देख लेना कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब पेयरिंग नीचे हो जाएगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग वो क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पहले भरेगा उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अपना याद रख गया कि कॉम्प्लेक्स का। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का ले करके देखते हैं कि कैसे भैया CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स दे दिया K4FeCN6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। FeCN6 यहाँ K4 है, यहाँ मतलब 4 - 4 जाएगा, तो अगर इसका निकाले X प्लस -6 इक्वल टू -4, तो ये इधर से गया +6 हो जाएगा, 6 - 4 तो मतलब 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है। अब Fe का जब आप देखेंगे तो 3d6 4s2 होता है, तो Fe2+ का क्या होगा, 3d6 हो जाएगा, तो मतलब D6 कंडीशन है। और चूंकि Cn जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। अब जब देखिए ऑक्टाहेड्रल का तुरंत क्या बना दीजिए, आप अपने से स्प्लिटिंग बना दीजिए, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। अब आपको पेयरिंग कराएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जब 6 बन गया, देखिए इससे मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पे दिखा देंगे कि कोई भैया ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप दिखा। अब यहां पे क्या हुआ, हमारा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 6, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो CFSE जब निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल का भैया, तो CFSE निकालते समय ध्यान देंगे कि CFSE क्या है, -0.4 इंटू 6 कर देंगे प्लस 0.6 इंटू 0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ, ये बेचारा कुछ ही नहीं इसके पास, तो क्या होगा 0.6 खत्म, ये -2.4 डेल O हो जाएगा। अगर DQ में निकालेंगे तो 224 DQ आ जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड अदर टाइप।
फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराने के बाद तब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, चाहे ज्योमेट्री बतानी हो, चाहे कुछ भी हो, जब स्ट्रांग लिगेंड है तो आपको ये याद रखना है कि भैया पेयरिंग नीचे पहले होगा, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा। तो ये आप लोग याद रखी रहेगा कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो फिर हो गया। अब पढ़ते हैं टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं। तो उसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं बड़ी अच्छे ढंग से। देखिए क्या होता है, ये देखिए भैया एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हम लोग क्या किए, टेट्रागोनल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो लिगेंड है उनको क्या कर दिए, इनकी बॉन्ड को स्ट्रेंथ कर दिए। बॉन्ड क्या हो गया, ये जो बॉन्ड है ये बढ़ा दिए। तो ये जो बनता है इसको या तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। यही जो है ज्योमेट्री क्या है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री है। अब देखिए क्या होगा, जब ये दो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बढ़ा दिए तो वीक हो जाएगा, इसको फिर पूरी तरीके से क्या किए, निकाल दिए। तो जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो बनता है क्या, हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिगर उगर पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत कमजोर फिगर है मेरा, ध्यान मुद्दे पर दीजिएगा। देखिए तो यहां पे क्या हुआ, लिगेंड जो निकल रहा था, देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जब हम बात करते हैं लिगेंड कमजोर कहां से हो रहा है, फिर निकल कहां से रहा है, जेड एक्सिस से। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि लिगेंड पिछले वीडियो में, कि लिगेंड जब अटैक करता है ना, लिगेंड अटैक करता है तो जिस तरफ से अटैक करेगा, जिस ऑर्बिटल पे की तरफ से अटैक करेगा, एक्सियल और नॉन एक्सियल, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। रिपल्सन ज्यादा होगा एनर्जी की तो क्या होगी, सॉरी ऑर्बिटल की, तो बढ़ेगी। अब एनर्जी बढ़ेगी। देखिए क्या हो रहा है, अब जेड एक्सिस से पूरी तरीके से लिगेंड निकल गए। इसका मतलब जेड एक्सिस पे जो प्रेजेंट ऑर्बिटल होंगे या जेड एक्सिस से जो कोई भी ऑर्बिटल रिश्ता रखा होगा थोड़ा बहुत भी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और जेड एक्सिस से जिसका एनर्जी रिश्ता नाता कुछ नहीं होगा, कोई भी उसका कोई संबंध नहीं है जेड एक्सिस से, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे, ऑक्टाहेड्रल एक लिए स्प्लिटिंग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल का, वो स्प्लिटिंग लिए। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग जेड एक्सिस से के लिगेंड, जो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट लिगेंड थे उनकी बॉन्ड को पहले बढ़ाए। तो टेट्रागोनल का ना, इसका मतलब जेड एक्सिस पे जो प्रेजेंट ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी डाउन होगी, और जेड एक्सिस से जो का नाता रिश्ता संबंध नहीं है उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब ज्यादा होगी तो कितनी ज्यादा की बात, फिर उसके बाद लिगेंड क्या किया, जब स्क्वायर प्लेनर बना हुआ तो पूरी तरीके से निकाल दिए। और जब पूरी तरीके से निकाल दिए तो और एनर्जी क्या होगी, डाउन हो जाएगी जेड से रिश्ता रखने वाली की, और जिनका जेड से कोई संबंध नहीं उनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब आइए देखते हैं स्प्लिटिंग के बारे में कि कैसे स्प्लिटिंग होती है एक्चुअली। ठीक है, चलिए देखिए स्प्लिटिंग की बात अगर कर ले तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग तो देखे थे। वो स्टार्टिंग में आपको फ्री मेटल आयन, फिर सराउंडिंग में लिगेंड सिमेट्रिकली, फिर ऑक्टा। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये होता है डी एक्स टू माइनस वाई टू, डी जेड टू होता है। तो अब हम लोग देखिए रिश्ता नाता की बात कर ली। ये भैया पूरी तरीके से रिश्ता नाता किससे है, जेड से है। यहां पे जेड का संबंध है, इनका भी जेड से संबंध है। तो जिनका भी जेड से संबंध ज्यादा है, पूरी तरीके से जेड से ही संबंध है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। और इन सबका भी थोड़ा थोड़ा संबंध है तो इनकी भी डाउन हो जाएगी। देखिए क्या होगा, जब अब टेट्रागोनल बना तो इनकी स्प्लिटिंग क्या हुई, एक, और ये थोड़ा क्या हुआ, डाउन हो गया। इनका क्या हुआ, देखिए इसका कोई संबंध नहीं है जेड से, डी एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दो की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डी जेड एक्स और डी वाई जेड। और यहाँ ये डी एक्स वाई है, ये डी जेड टू है, और डी एक्स टू माइनस वाई टू। ये किसकी बात हो गई, टेट्रागोनल की बात हो गई ना। ये टेट्रागोनल के केस में क्या हुआ कि डी जेड जेड वाले जो ऑर्बिटल पे है, डी जेड टू हो गया, डी जेड एक्स हो गया, जी वाई जेड हो गया, इनकी एनर्जी सबकी डाउन हो गई। और जो जिनका जेड से संबंध नहीं है उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब जब स्क्वायर प्लेनर की बात हुई, पूरी तरीके से क्या किया,
जेड एक्सिस पे प्रेजेंट लिगेंड को हटा दिए, स्क्वायर प्लेनर बन गया, तो फिर से क्या हुआ, और बढ़ गया, इनकी एनर्जी क्या हो गई, और डाउन हो गई, और एक्स वाई वाले की एनर्जी और बढ़ गई, और इतना बढ़ गई कि उसका DZ2 से भी एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इनकी एनर्जी क्या हो गई, और डाउन हो गई। ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर की बात होगी, स्प्लिटिंग की, स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग में क्या होता है, dx2 माइनस y2 की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर dxy की होती है, फिर dz2 की होती है, और दो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, dzx और dyz। जितना इसमें भागीदारी z का उतना ही इतना ही, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। समझ रहे ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये रीजन जानना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर की तरफ बढ़ते हैं, बीच में टेट्रागोनल बनता है ज्योमेट्री, तो वहां क्या करता है कि जेड एक्सिस पे प्रेजेंट लिगेंड को प्रभावित करते हैं, और जब जेड एक्सिस पे लिगेंड प्रभावित होगा तो जो बॉन्ड है वहां पे जो रिपल्सन हो रहा था जेड एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स की, वो रिपल्सन नहीं होगा, पहले कम होगा टेट्रागोनल के, फिर उसके बाद एकदम खत्म हो जाएगा। तो रिपल्सन जब खत्म हो जाएगा तो जो एनर्जी होगा जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होंगी वो के भी, जो जेड पे प्रेजेंट होंगे उनकी भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, और जो जेड पे जिनका संबंध, रिश्ता, नाता, रिलेशनशिप नहीं है उनकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल की ज्योमेट्री के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर लिए, ठीक है, NiCN4 2 माइनस, तो Ni का देखेंगे कि Ni2 प्लस में है, ठीक है, स्प्लिटिंग देख लिए। अब Ni2 प्लस की बात कर लिए, तो अब यहां Ni2 प्लस में है, Ni2 प्लस में है, तो यहां पर देखेंगे क्या 3D8 4s2 नॉर्मल में होता है Ni में, 2 प्लस आ गया तो 2 यहां निकल गया, 3D8 है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे ना भैया, इस तरीके से, पहला 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, CN होता है स्ट्रॉन्ग, जानते ही आप लोग। तो क्या होगा, पहले नीचे पेयरिंग हो जाएगी, फिर बढ़ेगा आगे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो स्प्लिटिंग, तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला जो पांचों एक साथ बना करके फिर देखते थे ना, स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक मूवमेंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप नहीं देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, टेट्रागोनल हो, सबके केस में क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग बना देना है, फिर इलेक्ट्रॉन को फिल करना। हाँ, लिगेंड स्ट्रांग, पेयरिंग हो जाएगा, लिगेंड वीक है, पहले भर जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होगा। ये कंडीशन याद रखेंगे ना तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पेयरिंग होता क्यों है ये आपको बता दिए कि पेयरिंग एनर्जी और CFSE की तुलना की वजह से। जब पेयरिंग एनर्जी कम रहेगी, CFSE ज्यादा रहेगी, तो पेयरिंग एनर्जी को प्रेफर करेगा। हमको एनर्जी कहाँ कम लगानी पड़ेगी, उसकी तरफ दौड़ेंगे। तो कम एनर्जी में काम हो जा रहा है तो वो पेयर कर जा रहा है। जब CFSE कम रहेगी, पेयरिंग ज्यादा रहेगा, तो वो CFC को प्रेफर करेगा और दौड़ कर डाकेगा उस तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग की बात हो गई, CFT की बात हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और खूब दबा के शेयर करिए, और पूरा वीडियो देखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो, कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।